सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई थी, इस वजह से जो है वो अंधेरा हो गया था और वीडियो बीच में रोकना पड़ा। तो कोई बात नहीं, हम इससे पहले वाला जो आप वीडियो आप वो देख लीजिए पहले, और उससे आगे हम इसमें बात कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। तो इसमें हमने इन्फेंसी स्टेज की बात कर ली। दूसरी जो अवस्था है मैंने बताया कि बाल्य अवस्था या चाइल्डहुड की अवस्था है। चाइल्डहुड की अवस्था में हम जो इसको हमने दो भागों में बांट दिया है। एक है पूर्व बाल्य अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था जिसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड, पूरी पूर्व बाल्य जो अवस्था है इसमें आएगी कहां से, 2 से 6 वर्ष की अवस्था। ठीक है, तो इस अवस्था में जो है वो बालक अब क्या होगा, थोड़ा थोड़ा एक तरह से समझदार होने लगेगा, उसके अंदर सामाजिक जो समझ है वो विकसित होने लगेगी। तो इसकी जो विशेषता है पूर्व बाल्यावस्था की, इसमें क्या होगा, बालक के अंदर सामाजिकरण का विकास, सामाजिकरण का विकास होने लगता है। ठीक है, इसमें बच्चा अनुकरण से सीखता है तथा दोहराने की प्रवृत्ति होती है। अनुकरण से सीखता है तथा दोहराने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, यानी कि जो हम कहें हम करेंगे वो उसी चीज को रिपीटेड करने या दोबारा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तीसरा इसमें होता है कि भाषा को सीखने के लिए सर्वोत्तम जो है वो एक तरह से काल माना गया है पूर्व बाल्यावस्था। भाषा शिक्षण का, भाषा सीखने का सर्वोत्तम काल या भाषा विकास यहाँ पर जो है वो सबसे तेज गति से होता है और बच्चा अपने जो नेटिव लैंग्वेज है उसको तेजी से सीखने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है वो है कि इसका अपने, ये तो सामाजिकरण में आ जाएगा कि बालक का अपने जो बाहरी जो दोस्त हैं उनसे जुड़ाव होने लग जाता है। ठीक है, तो ये है आपकी अर्ली चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंदर ये आपको याद रखना है कि कब से कब तक की है। उसके बाद इसी के अंदर सेकंड है वो है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था जिसको हम कहते हैं पोस्ट चाइल्डहुड, और ये कब से कब तक होगी, 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था। ठीक है, तो भाई ये जो स्टेज है ये 6 से, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता आपको याद रखनी है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, वो है मूर्त चिंतन का विकास, यानी कि टेंजिबल, मूर्त का मतलब होता है टेंजिबल थिंकिंग, यानी कि वो मूर्त का मतलब होता है कि जो चीजें हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है। यानी बच्चे के सामने अगर कोई चीज प्रत्यक्ष है या दिखाई जाए या समझाई जाए तो वो उस चीज के बारे में लॉजिकली थिंक कर सकता है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है आपकी उत्तर बाल्यावस्था की, इसमें मूर्त चिंतन का विकास होने लग जाता है। दूसरा, इसमें नैतिक मूल्यों का विकास होता है। ठीक है, जो नैतिक मूल्य या सामाजिक जो नियम है उसके प्रति अब बच्चा जागरूक होने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जो नैतिक मूल्य है वो ऐसा नहीं होता है बड़ों की तरह। यहाँ पर जो नैतिक मूल्य होते हैं वो कैसे, किस पर डिपेंड करते हैं, वो बच्चे के द्वारा इस पर डिपेंड करते हैं कि उसे दंड या पुरस्कार किस प्रकार से दिया जाता है। यानी कि जो बच्चा है वो काम करता है किसके लालच में, कि उसको पुरस्कार मिलेगा, या उसके जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो उसके माता पिता हैं, वो उस पर क्या करेंगे, गर्व करेंगे या उसको शाबाशी देंगे, उसको कुछ ला के देंगे। तो इस वजह से वो क्या करता है, अच्छा काम करता है और सामाजिक जो नियम है उनको समझने लग जाता है। तो सामाजिक नियमों को समझने लग जाता है। सामाजिक नियमों की समझ का विकास।
इस अवस्था में बच्चे का जो जुड़ाव है वो अब अपने जो भारी जो सर्कल है, दोस्त इधर उधर के जो होते हैं आस पड़ोस के या स्कूल के फ्रेंड्स, उनसे बढ़ने लग जाता है। तो बच्चा यहाँ पर क्या करता है, समूह में खेलना पसंद करता है। ये आपको याद रखना है कि बच्चा समूह में या ग्रुप में खेलना पसंद करता है, ठीक है। और दूसरा इसमें खास बात यह है कि बच्चा समलैंगिक, मतलब अपने ही लिंग वाले जो दोस्त हैं उनका समूह में खेलता है। समूह बनाना यानी जो लड़के होंगे वो लड़कियों के साथ, लड़के लड़कों के साथ ही अपनी टोली बना लेते हैं, और जो लड़कियां हैं वो लड़कियों के साथ ही टोली बना के विभिन्न प्रकार के खेल वो और जो एक्टिविटीज वो करते हैं वो करने लग जाते हैं। तो ये भी एक इसकी विशेषता होती है पोस्ट चाइल्डहुड की, 6 से 12 वर्ष की, ठीक है। तो ये आपको इसकी कुछ विशेषता याद रखनी है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया मूर्त चिंतन का विकास होगा, नैतिकता का विकास होगा, लेकिन वो कैसे होगी, वो इस पर डिपेंड करेगी कि बच्चा जो है वो अपने माता पिता से उसको किस प्रकार से एप्रिसिएशन मिलता है, या जिसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट मिलता है, तो उस पर वो चीज डिपेंड करेगी। तो ये है आपका बाल्यावस्था या चाइल्डहुड जिसको कहते हैं। अब तीसरी जो अवस्था है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट अवस्था, वो है किशोर अवस्था, जिसको आप कहते हैं टीन एज। भाई ये जो है व्यक्ति के जो जीवन है उसकी सबसे क्रूशियल अवस्था मानी गई है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तूफान व तनाव की अवस्था, ठीक है। ये कब से कब तक होगी, 12 से लेकर और लगभग 18 वर्ष तक ये मानी जाती है किशोर अवस्था, ठीक है। तो जो किशोर अवस्था है वो सबसे जीवन की जो है क्रूशियल जो स्टेज है वो मानी जाती है। इसको तूफान व तनाव की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में ही जो व्यक्ति है उसके जो जीवन में है वो अचानक से बहुत बड़े बड़े चेंज आते हैं। उसके जो शारीरिक उसके शरीर की जो गतिविधियां हैं, शारीरिक विकास उसमें बहुत तीव्र गति से परिवर्तन आता है, ठीक है। उसके जो इमोशंस है उसमें परिवर्तन आता है, ठीक है। तो इस अवस्था में सबसे खास बात है जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है अमूर्त चिंतन का विकास। अमूर्त चिंतन का विकास यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसको कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है कि अगर आप उसको कोई भी समस्या को देते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति ए से बी पॉइंट पर गया, वहां से दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ा, वहां से 10 किलोमीटर गया, फिर वहां से, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम जो कि उसके सामने नहीं है लेकिन अमूर्त रूप से है, वो जो उसको दिखाई नहीं दे रही है, उसको भी वो समझने और सॉल्व करने के लायक हो जाता है, उसका विकास होता है। तो उसी को कहते हैं अमूर्त चिंतन। तो अमूर्त चिंतन किसकी विशेषता है, वो है किशोर अवस्था की विशेषता। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट और बात क्या है, इसमें दूसरा इसमें एक चीज है वो है कि बच्चा अपने समूह का सक्रिय सदस्य होता है, ठीक है। ये भी याद रखना है। सक्रिय सदस्य का मतलब कि अगर जो भी उसका ग्रुप होगा वो उसमें ही रहना पसंद करेगा, और वहां पर वो क्या करेगा, एक तरह से वो वहां पर उसकी पहचान बन जाएगी और वो अपने आप को वहां पर प्रूव करने की कोशिश करेगा। इसलिए अगर आप उसको उस ग्रुप में जाने से रोकोगे तो वो क्या करेगा, आपको रेसिस्ट करेगा, या आपको उसका जो व्यवहार है वो उसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो इसलिए ये जो बच्चा है वो अपने सक्रिय ग्रुप का सक्रिय सदस्य, ये भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज और क्या होती है, प्रजनन अंगों का विकास। प्रजनन अंगों का विकास होने लग जाता है, ठीक है। जितने भी हमारे रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स हैं लड़के लड़कियों में वो विकसित होते हैं। आपको पता है लड़कों में क्या होता है, दाढ़ी मूछ वगैरह सब ये चीजें आने लग जाती है। लड़कियों में जो है वो पीरियड्स वगैरह चालू हो जाते हैं। तो ये भी इस टीनेज की एक विशेषता है।
इस अवस्था में जो है वो बाल विकास के क्रम में एक और इम्पोर्टेंट पैटर्न है कि जो 12 से लेकर और 14 वर्ष है, यहां पर जो है वो लड़कियों का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि 14 से लेकर 18 वर्ष यहां पर लड़कों का या बॉयज का विकास लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। हो गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये भी पूछा जाता है कि जो 12 से 14 वर्ष में लड़कों के, ये ऑप्शन में आ जाएगा, तो ऑप्शन में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। 12 से 14 में लड़कियों का विकास ज्यादा होता है लड़कों से, और 14 से 18 में लड़कों का ज्यादा विकास होता है। ठीक है, तो ये है आपका। और क्या क्या विशेषताएं होती है इसमें बालक के अंदर जो है वो प्रश्न पैदा होते हैं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, यानी कि अहम की भावना होती है, तो उसके अंदर बालक ये सोचता है कि मैं अपने आप को, मैं कौन हूं, वो अपनी पहचान को खोजने का प्रयास करता है। और क्या होता है, वो उसके अंदर अहम भी जागृति होती है, लेकिन वो अपने आप को प्रूफ भी करना चाहता है, वो अपने आप को साबित करना चाहता है, इसीलिए वो कुछ नए नए तरीके से अपने आप को ये मतलब वो ये एहसास चाहता है कि जो घर वाले हैं वो उसको जिम्मेदारी दे, वो उसको जिम्मेदार समझने लग जाएं। तो ये भी क्या होता है, ये अपने आप को एक तरह से प्रूफ करना चाहता है। तो ये भी पूछा जाता है कि मैं कौन हूं, क्या हूं की भावना कब पैदा होती है। ठीक है, तो ये है आपके टीन एज। उसके अलावा इसमें भाई एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। लिंग के प्रति आकर्षण। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था उसमें बाल्यावस्था में कि समान लिंग के प्रति अपने ही ग्रुप में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ग्रुप टोली बना। लेकिन इस अवस्था में क्योंकि जो है वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, काम वृत्ति की जागृति हो जाती है। ठीक है, काम वृत्ति का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर्स। तो विपरीत लिंग यानी कि जो लड़के हैं वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लड़के लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी इस जो स्टेज है उसकी विशेषता है। तो कुल मिला के, और यहाँ पर एक और चीज है, बच्चा जो है वो नशे का आदी इसी अवस्था में बनता है, या नशे की तरफ इस अवस्था में झुकता है। तो इस अवस्था को इसीलिए जीवन की जो है एक नाजुक अवस्था माना गया है, और यहाँ पर जो है वो अभिभावकों का, माता पिता का, और जो और अन्य हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका सही मार्गदर्शन मिलना जरूरी है, वरना जो है बच्चा गलत दिशा में जा सकता है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको टीन अवस्था कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके जीवन में उथल पुथल हो रहा है, आपके शरीर में तेजी से विकास हो रहा है, और आपके अंदर संवेगात्मक विकास बहुत तीव्र होता है। संवेगात्मक विकास भी इसकी एक विशेषता है, संवेगात्मक तीव्र विकास। इसका मतलब होता है इमोशनल डेवलपमेंट होता है, और इमोशंस में बहुत तेजी से चेंज आते हैं। जैसे इमोशंस क्या क्या होते हैं हमारे, क्रोध होता है, स्नेह होता है, ठीक है, आपका भय होता है, और आश्चर्य होता है। ये सारे आपके क्या है, एक तरह से वो आपके संवेग हैं, इमोशंस हैं। तो इसमें तेजी से आपका परिवर्तन आता है किशोर अवस्था में, यानी बच्चा किसी पल तो बहुत खुश रहेगा और किसी पल अचानक से उदास हो जाएगा या दुखी हो जाएगा। तो ये भी इस स्टेज की एक विशेषता होती है। ठीक है, तो ये है आपके मुख्यतः 3 स्टेज। इसके बाद की जो स्टेज है वो पहले एक निम्न प्रौढ़ावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, वो केवल लिखी जाती है, लेकिन उसके बारे में क्वेश्चन बनता है, और क्योंकि हम लोग बच्चे को पढ़ाना है तो वो यहीं तक का आपके क्वेश्चन बनते हैं, और यही आपको इम्पोर्टेंट है, तो इसके बाद हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका
किशोर अवस्था आप समझ चुके हैं। किशोर अवस्था की एक और विशेषता है, ये भी पूछी जाती है, आपको याद रखना है, वो है प्रबल जिज्ञासा। प्रबल जिज्ञासा, ठीक है। यानी बच्चे के अंदर हर चीज को जानने की इच्छा और उसके बारे में वो ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है, वो प्रश्न पूछता है, ठीक है। वो चाहता है कि उसको हर चीज क्या बताई जाए, सच बताई जाए, और अगर उसके सामने कोई चीज है वो उसको खोल के देखेगा कि इसके अंदर क्या चीज है, ठीक है। तो उसके अंदर जानने की जो है तीव्र इच्छा होती है, वो हर चीज को जानना चाहता है। तो ये भी एक इसकी विशेषता है। तो समझ गए अब आप लोग, हम वृद्धि हमने समझ ली, वृद्धि की अवस्थाएं समझ ली। अब हम बात करेंगे विकास या डेवलपमेंट, ठीक है। तो विकास जो वृद्धि है वो विकास से एक अलग कॉन्सेप्ट है, पूरी तरीके सॉरी, जो विकास है वो वृद्धि से पूरी तरीके से अलग कॉन्सेप्ट है। तो वृद्धि है, विकास है, वो उसकी विशेषता क्या है कि विकास बहुआयामी होता है या मल्टी डायमेंशनल जिसको कहते हैं। दूसरा, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी ये सतत रूप से चलता है, समझ गए। तीसरा, तो ये है, और तीसरा विकास के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एक होता है मात्रात्मक व गुणात्मक, ठीक है। तो समझ लेते हैं, बहुआयामी का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल, मतलब सारे ही दिशाओं की जो डेवलपमेंट, न केवल शारीरिक डेवलपमेंट बल्कि उसका सोशल डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट, उसका इमोशनल डेवलपमेंट, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट है ये अलग अलग दिशाओं की तरफ, एक तरह से बहुत सारी डायमेंशन है। और इन सभी दिशाओं में जब बच्चे का विकास होता है, बच्चा आगे बढ़ता है, उसको समझ विकसित होती है उसके अंदर, तब हम कहते हैं कि वो उसके अंदर उसका क्या हुआ, विकास हुआ है या डेवलपमेंट हुआ है। समझ गए आप लोग। तो ये है आपका मल्टी डायमेंशनल। दूसरा जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि जो विकास है वो कभी भी रुकता नहीं है, जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर और हमारी मृत्यु तक क्या है, निरंतर विकास या डेवलपमेंट होता ही रहता है। समझ गए। विकास लगातार होता है, यानी हम हर कदम पर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज को ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं, हमारे अंदर परिवर्तन आते ही रहते हैं, ठीक है। हम बुजुर्ग लोग भी आपने देखा होगा कि पिछले 8-10 सालों में जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, हमारे माता पिता वाली, तो उसकी उनकी जो सोच है, उनकी जो समझ है, उसमें भी किस तरीके से परिवर्तन आया है, ये आपने अपने घरों में ही देखा होगा। तो वो जो परिवर्तन है वो भी क्या है, एक तरह से विकास ही है, जबकि वो इस उम्र में है आज, लेकिन आज उनकी सोच में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। तो ये क्या है, विकास है। यानी कि विकास जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है ये, और मृत्यु तक चलता रहता है, यानी हर कदम पर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो ये है जीवन पर्यंत। दूसरा ये होता है मात्रात्मक व गुणात्मक, क्वालिटेटिव व क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव विकास तो आपका ये होगा कि आपकी लंबाई में वृद्धि हुई, आपकी मसल्स बढ़ी, आपके शारीरिक जो जितने भी विकास हैं उसमें वृद्धि हुई। लेकिन जो गुणात्मक है उसके अंदर आपके गुणों का विकास, आपका चरित्र निर्माण हुआ, आपके नैतिक विकास आपके अंदर हुआ, आपको सोशल रूप से आप ज्यादा एंगेज हो गए। तो वो सारे जो विकास हैं वो गुणात्मक विकास है। और उन दोनों ही विकासों को जब मिला देते हैं तो तब पूरी तरीके से जो है उसको कहते हैं हम सर्वांगीण विकास, ठीक है ना। यानी व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास है वो तभी होगा जब गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों विकास एक साथ होंगे, ठीक है। तो ये है, इसमें अरस्तु ने एक परिभाषा दी है, उसको भी लिख लेते हैं, कई बार आ जाती हो। अरस्तु ने बोला है कि विकास आंतरिक व बाह्य कारणों
से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति में बाह्य और आंतरिक रूप से जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सबके सब किसके कारण है, वही विकास है, समझ लो। ठीक है, आंतरिक और बाह्य रूप से हमारे अंदर जितने भी परिवर्तन होते हैं, चाहे वो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव, वो ही विकास है। ये ऐसा अरस्तु ने अपनी परिभाषा में बोला। ठीक है, तो ये है आपका विकास। और इसके अंतर्गत हम जो आयाम पढ़ते हैं वो है शारीरिक विकास। मैंने आपको बता दिया कि शरीर के जो सारे अंग हैं वो उनका विकास होना प्रॉपर तरीके से, वो क्या है, शारीरिक विकास है। लंबाई में वृद्धि, मोटाई में वृद्धि, मांसपेशियों का सही तरीके से काम करना। ठीक है, पहले हम कोई चीज नहीं उठा पाते थे, अब उसको उठाने लग गए। तो ये सारे जितने भी विकास हैं ये शारीरिक विकास है। और एक बात हमेशा याद रखना, सभी प्रकार के विकासों का आधार शारीरिक विकास है। ठीक है, यानी जितने भी डेवलपमेंट है बाकी के सब वो तब होंगे जब शारीरिक विकास ठीक से होगा। यानी बच्चा अगर बोलने में ही सक्षम नहीं है, उसे बोलने में अक्षमता है, या उसका मेंटल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है, तो किस प्रकार से वो बाकी चीजें सीख पाएगा। यानी बाकी जो चीज जितने भी विकास हैं, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे इमोशनल डेवलपमेंट हो, वो तभी हो पाएगा जब वो शारीरिक रूप से उसका विकास सही होगा, उसका जो उसको प्रॉपर विकास होगा। उसका ऐसा नहीं कुपोषण का शिकार है, उसका विकास हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि सारे जो विकास है उनका आधार कौन सा विकास है, तो सबसे जरूरी है शारीरिक विकास। ओके, तो ये है शारीरिक विकास। दूसरा इंपॉर्टेंट जो हमारा जो डेवलपमेंट है वो है मानसिक विकास। मानसिक विकास जिसको हम कहते हैं आपका मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत हमारे मस्तिष्क का जो विकास है वो सम्मिलित होता है। और मस्तिष्क का विकास का मतलब क्या होता है, तर्क शक्ति का विकास, सोचने समझने की शक्ति का विकास, याद रखने की शक्ति का विकास। ठीक है, और बच्चे का जो है वो चीजों को लॉजिकल तरीके से सोचने का जो विकास है वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। स्मरण शक्ति, आप देखते हैं कि बच्चा, छोटा बच्चा कुछ भी कम चीजों को याद रखता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लग जाता है, अलग अलग स्टेजेस पे उसकी जो क्षमताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो उसी क्षमता के अनुसार क्या होता है, बालकों की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो तैयार की जाती हैं। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे को, 6वीं क्लास के बच्चे को आपने इतना हैवी सिलेबस दे दिया कि वो उसकी कॉग्निटिव क्षमता से बाहर होता है। ठीक है, तो ये होता है मानसिक विकास। उसके बाद जो हमारा विकास है वो है संवेगिक विकास। सामवेगिक विकास या मेंटल डेवलपमेंट। तो मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है कि हमारा जो हमारे अंदर जितने भी इमोशंस हैं, गुस्सा है, क्रोध है, ठीक है, स्नेह है, तो ये सारे जो डेवलपमेंट है ये धीरे धीरे करके स्थायी होते जाते हैं। ठीक है ना, पहले ये हमारे अंदर, जैसे अब इन्फेंसी स्टेज की बात करें तो उस टाइम पर बच्चे को लगता है कि वो क्या है, पूरी ब्रह्मांड का केंद्र वही है, यानी हर कोई उसे ही देख रहा है। तो इस तरीके से वो अपने आप पे केंद्रित होता है। लेकिन धीरे धीरे बाल्यावस्था में वो हल्का हल्का सोशलाइज होना शुरू होता है, वो अपने ग्रुप में रहना पसंद करता है। फिर किशोरावस्था में उसकी एक प्रॉपर टोली बन जाती है। तो संवेगिक विकास का मतलब इमोशंस भी उसी प्रकार से उसमें डेवलप होते हैं। उसमें जो गुस्से की भावना है, क्रोध की भावना है, प्रेम की भावना है, वो धीरे धीरे उसी स्टेज वाइज डेवलप होती जाती हैं। तो संवेगिक विकास। उसके बाद आता है आपका मोटर डेवलपमेंट या क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास या मोटर डेवलपमेंट। तो क्रियात्मक विकास क्या होता है कि हमारे शरीर की जितने भी अंग हैं और मांसपेशियां हैं वो प्रॉपर तरीके से कार्य करते रहें और उनमें विकास होता रहे। जैसे कि बच्चा जो है, अगर शुरुआत में जब बिल्कुल छोटा होगा तो वो क्या करेगा,
हर चीज रो के एक्सप्रेस करेगा, केवल एक्सप्रेशन से ही बताएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या करेगा, उसके जो पूरा का पूरा अपने आप को घिसट देगा, पूरी बॉडी को। धीरे धीरे फिर वो एक हाथ को उठाना शुरू करेगा, दूसरे हाथ को, फिर हाथों को पकड़ के उठना शुरू करेगा। फिर उठने के बाद धीरे धीरे चलना शुरू करेगा। तो तब उसमें एक तरह से आत्मविश्वास भी बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके जो क्रियात्मक अंग हैं वो धीरे धीरे विकास कर रहे हैं। उसके पहले तो पूरे हाथ से काम कर रहा है, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियां भी अब अलग अलग उंगलियों से वो काम करने लग गया है। यानी वो ढक्कन को पहले पूरे हाथ से खोलता था, फिर वो उंगलियों का प्रयोग करके इस तरीके से खोलने लग गया। तो वो क्या है, क्रियात्मक विकास या मोटर डेवलपमेंट है। ठीक है। और धीरे धीरे उसमें फिर उसकी मसल्स जो है वो बनने लग जाती है और किशोर अवस्था तक वो परिपक्व होने लग जाता है। ठीक है। तो ये है आपका मोटर डेवलपमेंट। इसके अलावा आता है आपका भाषाई विकास। तो भाषाई विकास में मैंने आपको बता दिया है कि भाषा जो है वो बाल्यावस्था से सर्वाधिक बच्चा जो है वो भाषा जो भी सीखता है वो अपने परिवार व आस पड़ोस से ही सीखता है। ठीक है। क्योंकि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या होती है कि यह अपने संवेगों को व्यक्त करने का एक तरह से माध्यम है। तो वो कहाँ से सीखेगा, जो उसके आसपास जो भी वातावरण होगा, पास पड़ोस होगा, उसी से वो सीखेगा। और उसमें जो वो भाषा सीखता है उसी को हम क्या कहते हैं, मातृभाषा, नेटिव लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। ये मातृभाषा जो सीखी जाती है, इसमें वो बच्चे को अक्षर ज्ञान नहीं होता है, बस वो बोलना सीख जाता है। ना उसे कोई ग्रामर का पता होता है, लेकिन वो बोलना सीख जाता है और धीरे धीरे वो उसमें निपुण हो जाता है। लेकिन जो असली भाषा है, अब इसमें तो उसके लोकल जो एक्सेंट है या लोकल वर्ड्स वो आ जाएंगे, लेकिन असली जो भाषा है वो स्कूल में जाके वो सीखेगा, मानक भाषा जिसको हम कहते हैं। ठीक है। यानी उसी भाषा को, जो उसकी मातृभाषा है, उसको वो स्कूल में जाके अच्छी तरीके से सीखेगा। जैसे हिंदी है, घर में वो टूटी फूटी बोलेगा, अपनी उसमें बोलेगा, लेकिन उसकी जो प्रॉपर ग्रामर है, उसकी जो वोकैबुलरी है, वो सारी चीजें वो स्कूल में जाके सीखता है। ठीक है। तो ये है आपका मातृभाषा व मानक भाषा। और ये जो डेवलपमेंट है ये बाल्यावस्था से में तीव्र गति से होता है। ठीक है। और धीरे धीरे शब्द भंडार जो है उसमें वृद्धि होती जाती है और बालक पूरी तरीके से भाषा को सीखने लग जाता है। और बालक हमेशा भाषा को अनुकरण से सीखता है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपके अलग अलग डायमेंशंस मैंने बता दिए। बाकी एक और डायमेंशन रह गई, वो है सामाजिक विकास। तो सामाजिक जो विकास या सोशल डेवलपमेंट के अंदर मैंने आपको बताया है कि बच्चा है वो, क्योंकि उसने समाज के बीच में रहना है, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे जो है समाज के नियमों को मानने लग जाता है। जब छोटा बच्चा होगा, शैशवावस्था में, इन्फेंसी स्टेज में, तो उसके माता पिता ही उसके लिए सपोर्ट समाज होंगे। फिर धीरे से उसके भाई बहन वो 0 से 6 वर्ष की अवस्था तक उसके साथ रहेंगे। लेकिन उसके बाद 6 से 12 वर्ष की अवस्था में उसके आस पड़ोस के जो दोस्त हैं, स्कूल के यार मित्र हैं, वो बनने लग जाएंगे, वो उसका समाज बन जाएगा। वो उनके बीच में क्या होगा, उठना बैठना, खाना, खेलना, कूदना, ये सब चीजें सीखने लग जाएगा। धीरे धीरे उसे सामाजिक जो नियम है उनकी भी जानकारी होने लग जाएगी। और वो जो नैतिक मूल्य है उसके अंदर वो भी, उसे भी ये पता चलने लग जाएगा कि भाई ये समाज के नियम है, ये मानने होते हैं। नहीं तो क्या होगा, भले ही वो नैतिक काम माता पिता के डर से करे या उनको खुश करने के लिए करे, लेकिन वो करता है। उसके बाद जो है वो सोशल डेवलपमेंट पूरी तरीके से किशोर अवस्था में और अच्छे तरीके से होता है। बालक जो है अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। ठीक है। तो ये है आपका सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास, जिसके अंतर्गत आता है इसके अंदर ये आता है कि बालक की प्रथम पाठशाला। तो प्रथम पाठशाला आप सब जानते हैं कि परिवार होता है, ये बात हमेशा याद रखना। और उसके बाद जो है वो आस पड़ोस होता है। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर जो आता है वो विद्यालय आता है। तो ये आपको याद रखना है। हो गया। अब इसमें हम देख लेते हैं वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर, तो वृद्धि जो है वो पहला जो अंतर होगा वो होगा निश्चित समय तक होगी। ठीक है। फिक्स टाइम तक होगी, युवा अवस्था तक। उसके बाद विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहेगा।
ठीक है। वृद्धि जो है वो एक संकीर्ण अवधारणा है, यानी नैरो अवधारणा है, और ये जो विकास है ये एक काफी व्यापक, जिसको कहते हैं ब्रॉड, व्यापक अवधारणा। ठीक है। विकास जो है वो केवल क्या होगा, मात्रात्मक होगा, यानी क्वांटिटेटिव होगा। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन सब में वृद्धि होगी, मांसपेशियां मजबूत होंगी। लेकिन जो विकास है वो मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार से होगा। ये है। फिर एक और क्या है इसमें कि जो विकास है, वृद्धि है होना, वो विकास की गारंटी नहीं है। ठीक है। गारंटी नहीं है, यानी विकास अगर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वृद्धि भी हो रही होगी, लेकिन अगर विकास होना वृद्धि की गारंटी है। क्यों? क्योंकि भाई वृद्धि हो, विकास हो रहा है तो इसका मतलब उसका सभी प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा होगा, जिसके अंदर वृद्धि भी अपने आप में शामिल है। ठीक है। तो ये है आपका कुछ आपके, हमने उनमें अंतर देख लिया, और इस अंतर के द्वारा आप आसानी से चीजों को याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वृद्धि और विकास। फिर आते हैं कि कारक कौन से होते हैं जो इनको प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स। तो वृद्धि और विकास दोनों ही चीजों को कुछ फैक्टर्स जो है वो प्रभावित करते हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो प्रभावित करता है वो है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता या हेरिडिटी। ठीक है। तो आनुवांशिकता का मतलब है कि भाई बच्चा जो है, जैसे उसके माता पिता होंगे उसी तरीके से, अगर माता पिता लंबे चौड़े होंगे तो बच्चे भी उसी तरीके से हो जाते हैं। माता पिता जो है वो अच्छे पढ़े लिखे होंगे तो बच्चे घर में उसी प्रकार का माहौल देखते हैं तो वैसे ही हो जाते हैं। बच्चे, माता पिता अगर काले होंगे तो बच्चे भी काले हो जाते हैं, हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं। तो आनुवंशिकता का असर पड़ता है वृद्धि और विकास दोनों पे। उसके अलावा दूसरा जो है वो पड़ता है वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है। वातावरण, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये हमेशा पूछा जाता है कि बालक का जो विकास है वो किसका परिणाम है, तो किसका, वंशानुक्रम और वातावरण का। भाई जैसे वातावरण में रहेगा, जैसे उसके घर में माहौल होगा, उसी प्रकार से बच्चा बन जाएगा। घर में रोज लड़ाई हो रही होगी तो बच्चा उसी चीज को सीखेगा, और उसका जो व्यवहार है वो अग्रेसिव हो जाएगा, और वो हमेशा गुस्से में ही रहेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। बच्चे के घर में अच्छा माहौल है, सब लोग प्यार से रहते हैं, स्नेह से रहते हैं, तो उसी प्रकार का माहौल उसके दिमाग में भी आ जाएगा, और वो इमोशनली उस तरीके से होगा। अगर बच्चे के घर में जो है वो महिलाओं की रिस्पेक्ट की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, तो बच्चा भी उसी प्रकार से बन जाएगा, और एक तरह से उसके अंदर भी वो भावनाएं डेवलप हो जाएंगी। तो बच्चा हमेशा अपने वंशानुक्रम और अपने वातावरण से ही सीखता है। ठीक है। तीसरा, प्रकाश और वायु, यानी कि बच्चे को प्रॉपर जो विकास है उसके लिए प्रॉपर भाई उसको प्रकाश भी प्रॉपर चाहिए। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उसको अंधेरे में रखा हुआ, उसको प्रॉपर विटामिन डी नहीं मिल रहा तो उसका विकास हो जाएगा। फिर उसको स्वच्छ वातावरण भी चाहिए। अगर वो ऐसे इलाके में रहता है कहीं भी जहां पर फैक्ट्री का धुआं 24 घंटे फैला हुआ, तो वो उसका डेवलपमेंट सही से नहीं होगा। ठीक है। उसके अलावा इसमें होता है लिंग भी इसमें कुछ हद तक रोल निभाता है, क्योंकि आपने अभी देखा कि किस तरीके से 12 से 14 में जो लड़कियां हैं उनका तीव्र विकास हो रहा है, और उसके बाद लड़कों का हो रहा है। तो इसका मतलब लड़कियां ज्यादा परिपक्व पहले ही हो जाएंगी। ठीक है। उसके अलावा आप इसमें बात करेंगे, पांचवा, पौष्टिक आहार। ठीक है। तो पौष्टिक जो आहार है, और छठवां है शारीरिक क्रिया। ठीक है। तो भाई पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है। आप सब जानते हैं कि जब तक भोजन में बच्चे को प्रॉपर आहार नहीं मिलेगा तो वो क्या हो सकता है, कुपोषण का शिकार हो सकता है। अगर बच्चे को माँ के पेट, जब गर्भावस्था में माँ को उचित पोषण नहीं मिलता है तो बच्चे क्या हो जाते हैं, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। तो इसका मतलब पौष्टिक आहार
विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, एसेंशियल है। और पौष्टिक आहार में आपका क्या आता है, दूध, अंडा, मछली, फल फ्रूट्स, ठीक है ना, आपके जितने भी हरे हरे सब्जियां हैं, आपके हरे पत्ते वाली सब्जियां, ये सब चीजें, तो ये सब चीजें जो है वो जरूरी हैं पौष्टिक आहार में। दूसरा, शारीरिक जो क्रियाएं हैं जिसके अंदर आपका आता है व्यायाम, योग, है ना। अगर बालक को प्रॉपर व्यायाम करता है, योग करता है, बालक उचित, अब ये सब नहीं भी करता है, बालक अगर खेलता कूदता है अच्छी तरीके से, तो उसी में उसका सब चीज हो जाता है और वो एक्टिव रहता है, उसका विकास पूरी तरीके से होता है। अगर दूसरी तरफ बच्चा 24 घंटे घर के अंदर पड़ा हुआ है, मोबाइल पे लगा हुआ, गेम खेलने पे सोया हुआ है 10-10 बजे तक, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका जो विकास है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, उसका उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, तो ये है आपका फैक्टर्स जो विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो भाई अब आप समझ गए होंगे इस चैप्टर को पूरी तरीके से, वृद्धि और विकास या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, इसके अलग अलग जो स्टेजेस हैं वो कब से कब तक होती है, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ये क्या होते हैं एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आते हैं और इनकी जो विशेषताएं हैं उससे क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसमें अंतर जो है वो मैंने बताया वो आपको याद रखना है। और एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो भी हम क्वेश्चन का आंसर देंगे उसमें हम किसको क्या करेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, यानी बच्चे को केंद्र में रखेंगे। ठीक है, बच्चे को केंद्र में रखेंगे और उसी के अनुसार हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। हम उस आंसर को चुनेंगे जिसमें बच्चे को क्या मिल रहा हो, ज्यादा अवसर मिल रहे हो, अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रहे हो, बच्चा करके सीख रहा हो, यानी खुद से बच्चा सीख के एक्टिव होके काम कर रहा हो। ठीक है, ये वाले जो ऑप्शन है ये हमेशा सही होते हैं। ठीक है, जिसमें बहुआयामी जो प्रक्रिया है उसको अपनाया गया हो, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, इस जिसमें मतलब बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जा रहे हो, प्रश्न पूछने का मौका दिया जा रहा हो, तो इस प्रकार के ऑप्शन हमेशा चुनने होते हैं उन 4 ऑप्शन में। ठीक है, तो ये है आपका पहला चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही काफी है, हम धीरे धीरे करके बाकी चैप्टर्स भी पढ़ते रहेंगे। आप इसी तरीके से बने रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।